नेक्स्ट बात करते हैं जी क्लासिकल मार्क्सिज्म वर्सेस न्यू मार्क्सिज्म की, या फिर से डिपेंडेंसी थ्योरी भी समटाइम कहा जाता है। अब इससे पहले देखिए, हम जो आईपीई के अंदर हमने जो डिस्कस किया इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर, हमने इसकी जो थ्री मेजर जो थ्योरीज थी, ठीक है, सबसे पहले हमने मर्केंटाइलिज्म को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इकोनॉमिक लिबरलिज्म को डिस्कस किया, और थर्ड पे हमने जो है मार्क्सिज्म को डिस्कस किया। अब मार्क्सिज्म के अंदर ही जो है ये सब क्लास है कि भाई मार्क्सिज्म जो है, क्लासिकल मार्क्सिज्म आप उसे कहें वो, और जो न्यू मार्क्सिज्म है, जो नए थॉट्स उसमें ऐड हुए हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनका क्या जो है कंपैरिजन है, और किस तरह से इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स के अंदर अपना रोल प्ले किया या रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ठीक है, अब ये एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी आईआर प्लस जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जो है ये डिबेट मौजूद है, तो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी ये टॉपिक मौजूद है। अब अगर हम देखते हैं, देखिए हमने जैसे देखा मार्क्सिज्म जो है वो किस बात के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप वो पहले देखिए ताकि आपको समझ आए कि मार्क्सिज्म जो है वो उनकी थ्योरी क्या है इकोनॉमी को लेके, और किस तरह से मैशत को वो डिस्कस करते हैं कि क्या जो है वो एक कैपिटलिस्ट क्लास है और दूसरी साइड पे जो है वो वर्कर क्लास, और किस तरह से कैपिटलिस्ट क्लास जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, और क्यों उनके वो इतना ज्यादा मुखालिफ थे मार्क्सिज्म के लोग। ठीक है, तो सारे का सारा उनकी बेस जो स्ट्रगल थी वो सारी की सारी वर्कर्स को लेके थी, या वर्कर्स के लॉज को लेके, और वर्कर्स को जो है वो इस बात को लेके थी कि वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता और सबका सब जो है कैपिटलिस्ट लोग खुद ही खा जाते हैं। अब ये जो अपग्रेडेशन है, हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं यानी कि जो न्यू मार्क्सिज्म है ये एक अपग्रेडेड फॉर्म है मार्क्सिज्म की 20th सेंचुरी के अप्रोचेस के हिसाब से। अब 20th सेंचुरी के अप्रोचेस जो है जब शामिल हुई मार्क्सिज्म के अंदर, 19th सेंचुरी के मार्क्सिज्म के अंदर जब 20th सेंचुरी के अप्रोचेस ऐड हो रही हैं, तो हम उसे कह रहे हैं कि वो क्या है, वो न्यू मार्क्सिज्म है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। क्या चीज हो रही है, इसके अंदर क्रिटिकल थ्योरी शामिल हो रही है जो बात करती है स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स की, कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ पावर जो है उन्होंने सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। ये बात करती है साइको एनालिसिस की। साइको एनालिसिस का मतलब यह है कि इंसान एक्चुअली में साइकोलॉजिकली ड्रिवन है ना, वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी फोर्सेस हैं जो इंसान को साइकोलॉजिकली ड्राइव करती हैं, उसकी सोसाइटी को बनाती हैं, उसके थॉट्स को बिल्ड करती हैं, ठीक है, और उसको गुलाम रखने पे मजबूर करती हैं, या जो वो सोचता है अमीरी और गरीबी के बारे में, वो क्या थॉट्स है बेसिकली सोसाइटी के अंदर। और एग्जिस्टेंशियलिज्म की, ठीक है, जो विल के ऊपर बात करती है। विल के ऊपर क्या बात करती है कि देखिए भाई ऐसा नहीं है कि अमीर है एक शख्स तो उसका आगे से औलाद अमीर होगी, और गरीब है खास करके अमीर की तो अमीर हो सकती है, लेकिन ये क्या है कि गरीब जो है वो गरीब ही हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, बल्कि गरीब अपनी मेहनत से, अपनी विल से जो है वो अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है, अपनी तकदीर को बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो आप पैसिव होकर बैठ जाएं और आप कहें कि भाई खुदा की मर्जी थी मैं गरीब पैदा हूं और खुदा की मर्जी थी मैं गरीब ही मर जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है जॉन पॉल सार्त्रे साहब की, वो इसी बात के ऊपर जो है वो डिबेट करती है कि भाई इंसान की विल चीजों को बदल सकती है। अगर आप मेहनत करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो गरीब अमीर हो सकता है, वो अपने आप को बदल सकता है। इसका मतलब ये थॉट्स एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो स्ट्रगल की बात करते हैं और इनफिरादी स्ट्रगल की बात करते हैं, ये साइको एनालिसिस, ठीक है, जो इंसान की सोच को लेके बात करता है कि कैसे कोई इंसान की सोच अमीर है या गरीब है, या सोसाइटी के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, और क्रिटिकल थ्योरी, ये वो मेजर थ्योरीज हैं, या मेजर थ्योरीज के जो फिलोसोफर्स थे, इनके मिलने से जो नए थॉट्स बने, और वो थॉट्स जब मार्क्सिज्म के अंदर ऐड हुए। अल्टीमेटली क्लासिकल मार्क्सिज्म तो सिर्फ कार्ल मार्क्स की थी, ठीक है, तो जब उसमें चीजें ऐड हो गई तो वो क्या हो गई, वो न्यू मार्क्सिज्म हो गई। ये बात आपने सबसे पहले समझनी है, ठीक है। अगर मेन फिलॉसफी की हम बात करते हैं, देखिए बिफोर मार्क्सिज्म, मैं आपको लास्ट में बता चुका हूं, मार्क्सिज्म के अंदर भी मैंने डिबेट की थी कि कार्ल मार्क्स से पहले दुनिया में सिर्फ एक ही डिबेट चल रही थी पिछले 1800 साल से, और वो अमीर और गरीब की डिबेट थी। लेकिन उसमें हमेशा अमीर ही जो है उसी की बात की जाती थी, और यही कार्ल मार्क्स को गिला भी था हिस्टोरियन से या तारीखदानों से, कि तारीखदानों ने हमेशा बादशाहों के किस्से कहानियां लिखी और उन्हीं को प्रमोट किया, किसी ने गरीब के किस्से कहानियां नहीं लिखी और उसे जो है वो रोल मॉडल के तौर पर पेश नहीं किया। इसलिए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने सारे का सारा बेड़ा गर्क किया कार्ल मार्क्स के नजदीक, कि गरीबों को जो है वो विलेन बना दिया, अमीरों को जो है वो हीरो बना दिया। तो मार्क्सिज्म से पहले सिर्फ एक डिबेट थी सरमायादारी की, और सरमायादारी के ऊपर ही बात होती थी, चाहे वो मर्केंटाइलिज्म हो या चाहे हम ये कह सकते हैं वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो, ठीक है, स्टेट्स की हम जो फॉर्म्स देखते हैं। लेकिन मार्क्सिज्म ने आके या कार्ल मार्क्स ने आके एक नई डिबेट को यहां पे बीच में छोड़ा, और उसने इन अमीरों की कहा कि इनको यहां से काटो,
इनकी नसें काटो और ये सब के सब जो है इनका ब्लड गरीबों को दो, और गरीब जो है ये फले फूलें और इनकी ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि सारी मेहनत गरीबों की है, सब कुछ गरीब करते हैं, तो अमीर कहां से सरप्लस वैल्यू लेके बैठ जाता है और मजे करता है वहां पे। तो ये मार्क्सिज्म से पहले जो है सिर्फ ओनली कैपिटलिज्म एग्जिस्ट था, तो उसी की एक डिबेट थी और उसी के अंदर सारी बातें होती। लेकिन फिर कार्ल मार्क्स ने एक नए थॉट्स दे दिए और मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म की डिबेट शुरू हो गई, यानी एक नई डिबेट उसने शुरू करवा दी। ये उसकी ताकत थी, ये उसके ख्यालात की ताकत थी, उसकी राइटिंग्स की ताकत थी कि उसने एक नए सिस्टम को सोचा और कैपिटलिज्म के साथ उसको जो है वो क्या कर दिया जी, उनको लड़वा दिया उन थॉट्स को। और उसके बाद क्या हुआ जी, और इकोनॉमिक्स के अंदर यही सिर्फ फाइट थी, एक इकोनॉमिक्स के अंदर यही कैपिटलिज्म की और मार्क्सिज्म की ही फाइट थी। फिर क्या हुआ, मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू मार्क्सिस्ट इमर्ज इन 20th सेंचुरी। अब जब ये डिबेट हो गई तो फिर कुछ थ्योरीज कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने लगी, कुछ मार्क्सिज्म को सपोर्ट करने लगी, और कुछ ने इनके बीच का रास्ता लिया कि भाई ना सरमायादारी से मुंह मोड़ा जा सकता है, ना मार्क्सिज्म को जो है वो भी रियलिटी है कि लेबर को कुछ ना मिले, सब सरमायादार को मिले, तो कोई बीच का रास्ता निकालो। यानी कुछ मुख्तलिफ तरह के थॉट्स भी बीच में आए। ठीक है, अब यहां पे अगर देखिए तो हम देखते हैं जी एक दिमाग ये है, हम ये कहते हैं कि ये शख्स है, किसका दिमाग है, यहां पे ये शख्स है, इसका दिमाग है। तो एक बात कर रहा है कैपिटलिज्म की, एक बात कर रहा है जी सोशलिज्म की, या हम ये कह सकते हैं मार्क्सिज्म की बात कर रहा है। तो ये दो तरह के थॉट्स आपस में टकरा रहे हैं। फिर क्या हुआ, मार्क्सिज्म के बाद जो है जब नए लोग सामने आए तो कुछ लोग इनके मानने वाले थे और कुछ इनके मानने वाले थे मजीद, क्योंकि इससे पहले तो तकरार थी ही नहीं ना, इससे पहले तो कैपिटलिज्म था, किसी ने कभी सवाल किया ही नहीं। अब पहली बार जब कार्ल मार्क्स ने सवाल कर दिया तो फिर उन सवालों को मजीद लोग लेके आगे चले। अब मजीद लोग जब आगे लेके चले तो फिर मजीद बहस शुरू हो गई। मार्क्सिज्म के अंदर भी बहस शुरू हो गई कि क्या उसमें ठीक क्या है, गलत क्या है। कैपिटलिज्म के अंदर भी बहस शुरू हो गई कि ठीक क्या है, गलत क्या है, और इनके थॉट्स आपस में टकराना शुरू हो गए। तो वो जो फिर थॉट्स दोबारा से जिन लोगों ने इन थॉट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर मार्क्सिज्म को अडॉप्ट किया, तो वो जो है वो न्यू मार्क्सिज्म वाले बने कि उन्होंने कुछ जो है उसके अंदर चेंजेस की, या बेसिक उनके थॉट्स के अंदर चेंजेस की। तो फिर क्या हुआ, नीड टू रीडिफाइन मार्क्सिज्म। ठीक है जी, और उसी जो रीडिफाइन किया गया मार्क्सिज्म को, उसी को न्यू मार्क्सिज्म हम कहते हैं, जो 20वीं सेंचुरी के अंदर दोबारा से कार्ल मार्क्स के थॉट को रीडिफाइन किया गया। अब कार्ल मार्क्स जो है अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसने डील किया जी मर्केंटाइल इकोनॉमी के साथ कि भाई स्टेट जो है वो सेंटर है और सेंट्रलाइज इकोनॉमी स्टेट के पास होनी चाहिए। स्टेट जो है पॉलिटिक्स को यूज करे और इकोनॉमिक्स के लिए और इकोनॉमिक पावर को यूज करे बाकी स्टेट्स अपनी स्टेट पावर बढ़ाने के लिए। ये कार्ल मार्क्स की अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, हमें थॉट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन न्यू मार्क्सिज्म जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है लिबरल इकोनॉमी की। इसका मतलब लिबरल इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब यही है कि जो आज हम चाइना के अंदर देखते हैं, आज रशिया के अंदर देखते हैं ना, आज वहां पे सोशलिज्म है प्योर फॉर्म के अंदर, ना वहां पे हम ये कह सकते हैं कम्युनिज्म है प्योर फॉर्म के अंदर। वहां पे हमें लिबरल इकोनॉमी की और मार्क्सिज्म की एक मिली जुली शक्ल देखने को मिलती है। इसका मतलब उनके ऊपर न्यू मार्क्सिज्म के जो थॉट्स हैं उनका ज्यादा असर है। क्यों असर है? क्योंकि वो रियलिटी था, लोगों ने रेजिस्ट किया पूरे का पूरा कंप्लीटली मार्क्सिज्म को अडॉप्ट करने से, ठीक है, और कंप्लीटली जो है कैपिटलिज्म को भी अडॉप्ट करने से रेजिस्ट किया, तो उसके के तौर पे एक नया थॉट बना तो लिबरल इकोनॉमी का। तो इसका मतलब न्यू मार्क्सिज्म लिबरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो लिबरल इकोनॉमी के प्रमोटर्स हो गए, लिबरलिज्म के प्रमोटर हो गए, हरगिज नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा उन्होंने स्पेस दी, उनको जगह दी कि भाई हाँ ये चीज होनी चाहिए। इसी वजह से हमें चाइना में आज देखिए, चाइना में इतनी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, इंडिविजुअली भी देखने को मिलती है, ठीक, और एज ए स्टेट भी हमें देखने को मिलती है कि वो वहां पे ऐसा तो नहीं हरगिज के मार्क्सिज्म प्रैक्टिस हो रहा है 100%। और ये एक्चुअली में दोनों थ्योरीज जो हैं, क्लासिकल मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म, ये एक दूसरे से रिलेट जरूर करती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत से डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, यानी कि नए थॉट्स ऐड हो रहे हैं तो अल्टीमेटली डिफरेंसेस होंगे। मार्क्सिज्म का जो एम था वो इक्वेलिटी का था, बराबरी, कि भाई रिच और पुअर जो है, अमीर और गरीब को बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात, मार्क्सिज्म की यही फिलॉसफी थी कि सबको बराबर कर दो, कि भाई गरीब जो है वो भी उतने ही कमाए जितने अमीर कमा रहा है, जिसने पैसे लगाए हैं। तो उसकी रूट्स भी जो है वो हिस्ट्री के अंदर थी और हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। कार्ल मार्क्स की या मार्क्सिज्म की रूट हमें देखने को मिलती है, उनके थॉट्स की। और मेन डिफरेंस हम फिर देखते हैं यहां पे मजीद, तो हमें नजर आता है कि इंप्लीमेंटेशन का भी फर्क है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, जिसको हम मार्क्सिज्म कह रहे हैं, वो थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन जरूर थी, लेकिन वो उसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। यानी कि वो उसने ऐसे थॉट्स दे दिए बराबरी के कि जो लॉन्ग टर्म में चल नहीं सकते थे। अब एक बंदा जो है वो 8 घंटे काम कर रहा है, दूसरा बंदा 10 घंटे काम कर रहा है, अगर दोनों को जो है वो 20,000 रुपए मिलते हैं, तो सवाल ये है कि फिर ये 10 घंटे के काम करने वाले का क्या फायदा। गो कि उन्होंने बराबरी की हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि जब एक शख्स के अंदर पोटेंशियल है, ताकत है, वो ज्यादा काम कर सकता
सकता है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, यही तो कैपिटलिज्म कहता है। लेकिन फिर उससे ये तो हरगिज नहीं होगा कि अमीर अमीर हो जाए और गरीब गरीब, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब जो थ्योरेटिकल जो इंटरप्रिटेशन थी कार्ल मार्क्स की, वो थ्योरी की हद तक तो जरूर थी, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल हमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये जो न्यू मार्क्सिज्म है, इसमें एक्चुअली में ज्यादा जोर जो दिया गया वो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर जो पॉसिबल हो सकती हैं सोसाइटी के अंदर, वो होनी चाहिए। अच्छा, न्यू मार्क्सिज्म के अगर हम देखते हैं कि इसके थिंकर्स की जो रूट है वो क्या है, ठीक है, तो उसमें देखिए जो उसमें बेसिक हमें फिलोसोफर्स देखने को मिलते हैं न्यू मार्क्सिज्म के अंदर, जो ये 1960s के बाद से हमने देखा कि इसने जो है काफी जोर पकड़ा, डिपेंडेंसी थ्योरी ने भी और इसने भी। तो उसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है जर्मनी के अंदर, जो सोशलिस्ट एक जो है वो सोशल साइंसेस का स्कूल जो है, वहां पे हमें जो फिलोसफर्स वहां से निकले, जो सामने जिनकी आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, तो ये जो न्यू मार्क्सिज्म है ये इन सब के थॉट्स के ऊपर है, ये बात याद रखिएगा। जबकि हमने देखा था कि जो मार्क्सिज्म है उसमें कार्ल मार्क्स के थॉट्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, ज्यादा जो है हम उसके थॉट्स देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यहां पे तो बहुत से फिलोसफर्स हैं जिनके मुख्तलिफ, और ये मुख्तलिफ फिलोसफर्स जो है मुख्तलिफ लाइफ के एस्पेक्ट्स को डील कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो मुख्तलिफ, एक ही लाइफ है लेकिन इंसान की जिंदगी की मुख्तलिफ पहलू हैं। देखिए कहीं पे उसका कल्चर है, उसके कल्चर को भी देखना है, कहीं पे हम ये कह सकते हैं उसका मजहब है, उसके मजहब को भी तो देखना है। कहीं जैसे इस्लाम है तो इस्लाम में अमीर और गरीब जो है इसको कुछ और तरह से बात की जाती है, ठीक है, लेकिन दूसरी सोसाइटीज के अंदर हम किसी और तरह से इसकी बात कर सकते हैं। इसी तरह से कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर भी डिफरेंट है, हर एरिया का दूसरे एरिया से डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जी तो सोशियोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो सोशल सिस्टम जो है सोशल क्लासेस डेवलप करता है, सोसाइटी के अंदर भी स्टेटस मौजूद होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ चीजें कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो इनको कंप्रिहेंसिवली एक ही जगह पे अगर हम जोड़ते हैं तो हम ये कहते हैं ये न्यू मार्क्सिज्म है। जैसे कि इसके अंदर जो फिलोसफर्स थे अगर हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसमें मैक्स वेबर जो कि सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, ठीक है जी, सोशियोलॉजी सारी की सारी इन्हीं के थॉट्स के ऊपर हमें देखने को मिलती है। तो इन्होंने सोशियोलॉजिकली जो है वो देखा कि सोसाइटी जो है या मुआशरा जो है उसके ऊपर डिस्कस किया, उसके ऊपर डिबेट की, उसको देखा, उसकी हिस्ट्री के ऊपर बातचीत की। फिर हर्बर्ट मार्कस की अगर हम बात करते हैं जिन्होंने क्रिटिकल थ्योरी दी, जिन्होंने पावर पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर डिबेट की। और फिर हम देखते हैं एंटोनियो ग्रैम्सी को, जिन्होंने जो है वो हेजेमोनिक कंट्रोल को के ऊपर बात की, किस तरह से जो है वो कल्चरल हेजेमनी जो है वो किस तरह से डोमिनेट करती है एक एरिया के ऊपर दूसरे एरिया के ऊपर, और किस तरह से लीडरशिप इसको कल्चरल हेजेमनी को लेके चलती है और एक कल्चर को जो है वो खराब कर रही है। जैसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है वो बुरी इसलिए है क्योंकि वो जो है वो लोकल कल्चर जो है उसको स्प्रेस कर रही है, और जो इंटरनेशनल कल्चर है खास करके जो बड़े ममालिक का कल्चर है हेजेमनी के थ्रू उसको फैला रही है। कि लोकल कल्चर में शायद हमारे यहाँ जो है वो जीन्स पहनना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो कपड़े पहनते हैं, धोती पहनते थे, लेकिन आज हम जो है उसको कर रहे हैं। उसका मतलब लोकल कल्चर जो है उसको जो है वो ये चीज खराब कर रही है। तो इन्होंने इसके ऊपर बात की। इसी तरह जॉन पॉल सार्त्रे साहब जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बात की, विल और डेस्टिनी की डिबेट को लेके चले और विल को इन्होंने प्रेफर किया। तो ये जो फिलोसोफर्स थे, इन फिलोसोफर्स की मुख्तलिफ जो है वो साइड्स थी, मुख्तलिफ इन्होंने चीज़ों को डील किया, और फिर इन सब के थॉट्स को जो जहां कहीं पे जो है वो इकट्ठे हुए तो उसको इन्होंने कहा जी ये न्यू मार्क्सिज्म ये कहीं हो सकता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं वेबरेनियन वर्क की, जो यानी कि मैक्स वेबर का जो वर्क था, बेसिकली सोसाइटी के अंदर देखा क्लास भी है, सोसाइटी के अंदर स्टेटस भी है, सोसाइटी के अंदर पावर भी है जो कि पॉलिटिक्स के थ्रू हासिल होती है। तो इन्होंने इसके ऊपर डिबेट की, और ये अल्टीमेटली सोसाइटी के बीच में ही तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने भी डील किया, लेकिन उस तरह से डील नहीं कर सके। अच्छा, जो क्लासिकल थ्योरी थी उसके अंदर न्यू व्यूज और न्यू आइडियाज ऐड हुए और ये न्यू मार्क्सिज्म बना, ठीक है, और इसको डेवलप किया वेबर ने, यानी कि ज्यादातर सोशल इन्फ्लुएंसेस उनके हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक और सोशल ऑपरेशन के ऊपर जो है ये बात की गई सबसे ज्यादा, कि किस तरह से यानी कि सोसाइटी को सप्रेस किया जा रहा है इकोनॉमिक के थ्रू या इकोनॉमी के थ्रू, और इकोनॉमी एक टूल है, मैशत एक टूल है सियासत के तौर पे, या सियासी लोग किस तरह से मैशत को यूज करके लोगों को सप्रेस करते हैं और उनको नीचे ही रखते हैं, और जो है वर्किंग क्लास ही रहती है। ये उस जमाने की बात है। देखिए एक थॉट था कि भाई जो गरीब है, अब हम कह सकते हैं जी क्लर्क का जो बेटा होगा वो एक्चुअली में क्लर्क ही होगा, ठीक है, और जो बादशाह है या जो बिजनेसमैन है उसका बेटा जो है वो बिजनेसमैन होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो न्यू थॉट्स हैं, न्यू जैसे खास करके जिसमें जॉन पॉल सार्त्रे साहब ने बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया कि भाई ऐसा क्यों होगा कि क्लर्क का बेटा क्लर्क क्यों होगा, कहां लिखा हुआ है कि क्लर्क का बेटा क्लर्क होगा। क्लर्क का बेटा अगर मेहनत करेगा तो वो जो मर्जी चाहे बन सकता है, वो बिजनेसमैन भी बन सकता है, वो बादशाह भी बन सकता है, वो पॉलिटिकल लीडर भी बन सकता है। इसी तरह से अगर बिजनेसमैन का बेटा मेहनत नहीं करता तो अल्टीमेटली वो जो डिजर्व करता है वो उसको मिलना चाहिए, उस लाजमी तो नहीं हो बिजनेसमैन बने। तो उसका मतलब ये विल के ऊपर चीजें बेस कर रही हैं, हमारी मेहनत के ऊपर बेस कर रही हैं,
ठीक है, इंसान की विल के ऊपर ये चीजें बेस कर रही हैं। तो ये जो न्यू थॉट्स हैं ये भी हमें देखने को मिलते हैं न्यू मार्क्सिज्म के अंदर, जिसमें हमने देखा पॉलिटिक्स को, रिलीजन को, मैस मीडिया को, यानी इनके इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे इकोनॉमी को या सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट कर रही है, मजहब कैसे कर रहा है, मैस मीडिया कैसे से इंसानों के थॉट्स को बदल रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम ही है, जैसे कार्ल मार्क्स का जो सारे थॉट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर डील करते थे। ठीक है, इसीलिए मार्क्सिज्म जो है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, वो सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करती है जी, इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मार्क्सिज्म के अंदर जो है उसमें मजहब की कोई बात नहीं है, क्योंकि मजहब तो जो है वो एक स्पिरिचुअल वे है, तो मार्क्सिज्म में तो मजहब का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मजहब को साथ बात करते हैं, ये कल्चर की बात करते हैं, हमें मार्क्सिज्म में कल्चर की बात देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत सी चीजें जो मार्क्सिज्म ने सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से की, इन्होंने इन प्रोफेसर साहिबान ने या जो ये फिलोसफर्स थे इन्होंने इसको मजीद एक्सटेंड किया और ब्रॉडन किया। ठीक है जी, उसको जैसे लोकस जो है इसने अब बहुत सी चीजें यानी इसके अंदर अपग्रेड हुई और सोसाइटी के बारे में, लॉज के बारे में, स्टेट के बारे में जो है उसको आगे लेके चले, उसको आगे किया। और इकोनॉमी जो है उसकी इंडिपेंडेंस की बात की, जैसे मैंने चाइना की एग्जांपल दी कि हमें कुछ न्यू थॉट्स हमें देखने को वहां मिलते हैं कि इकोनॉमी किसी ना किसी तरह जो है वो कंट्रोल भी है, सेंट्रलाइज भी है, लेकिन वो लिबरल इकोनॉमी भी है, सेंट्रलाइज होते हुए भी वो लिबरल है। इसको मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में कहूं तो आप जब थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक इस्लामिक सिस्टम है एक्चुअली में, क्योंकि जो इस्लाम है वो ना तो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है कि भाई आप पैसा कमाते जाओ, ठीक है, और ना ही वो जो है वो कम्युनिज्म को प्रमोट करता है कि सब एक बराबर, ऐसा नहीं है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको मिलेगा। तो वहां पे इस्लाम मिक्स सिस्टम को प्रमोट करता है, जिसको हम वेलफेयर स्टेट का नाम देते हैं, कि इस्लाम एक फलाही रियासत की बात करता है जहां पे स्टेट जो है वो भी काम कर रही है, ठीक है, जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, जहां पे कैपिटलिज्म भी मौजूद है। तो ये मिक्स सिस्टम जो आज हमें चाइना में देखने को मिलता है, ये तकरीबन हम ये कह सकते हैं ये इस्लामिक जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उससे ये मैच कर रहा है। और ये जो न्यू मार्क्सिज्म है इसमें भी हमें बहुत से थॉट्स ऐसे देखने को मिलेंगे, अगर हम इनका बगौर जायजा लेंगे तो हमें अंदाजा होगा शायद ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम या एक सोशल वेलफेयर की स्टेट की ही बात की जा रही है कहीं ना कहीं, कि जहां पे जो है आप मेहनत करें, आपको मेहनत का फल भी मिले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कैपिटलिस्ट लोग जो है वो इतना ऊपर चले जाएं कि वो जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर दे और गरीब फिर से गरीब। एंटोनियो ग्राम्सी जैसे सोशल हॉलिस्टिक व्यू उन्होंने पेश किया इस चीज का, कि जैसे मैंने कहा कि जो हिरार्की है, जो लीडरशिप है, खास करके उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लीडरशिप कैसे जो है वो जो लीडरशिप है वो कैसे अवाम को अपने रंग में रंगती है और किस तरह से जो है वो हेजेमोनिक कंट्रोल को लेके आती है। जैसे अगर वो कैपिटलिस्ट है तो अल्टीमेटली वो मल्टीनेशनल्स के थ्रू अपना बिजनेस करेगी, अपने बिजनेस के थ्रू पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो न्यू मार्क्सिज्म है एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू मार्क्सिज्म जो है वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के बीच की एक डिबेट है, जिसको हमने न्यू मार्क्सिज्म कहा। बहुत से लोग इससे डिसएग्री करते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये कार्ल मार्क्स के थॉट्स को ही दोबारा से जो है वो रिविजिट किया गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये जो फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इसकी एक जो बुनियाद रखी न्यू मार्क्सिज्म की, ये फिलोसोफर्स एक्चुअली में सारे के सारे फिलोसोफर्स, हम ये हरगिज नहीं कह सकते कि ये फिलोसोफर्स सोशलिस्ट थे। ये सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट ये थॉट्स नहीं रखते थे, ना ही मार्क्सिस्ट थॉट्स रखते थे, ये डिफरेंट थॉट्स रखते थे। और ये डिफरेंट थॉट्स जब मिले तो अल्टीमेटली ये कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में जो एक डिबेट लेके आए, वेलफेयर सोसाइटी की, वेलफेयर स्टेट की, जो आज हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है डिबेट। ठीक है, तो वो डिबेट जो है यही न्यू मार्क्सिज्म हम इसे कह सकते हैं, और आप इसे स्ट्रांगली जो है वो डिसएग्री भी कर सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये हमारे पास है जी न्यू मार्क्सिज्म। और इस तरह से ये जो हमारा जो चैप्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का, यहाँ पे ये एंड हो रहा है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंस की जो थ्योरी है वो ऑलरेडी जो है वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसको दोबारा से हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इसमें साइंस का भी जो है टॉपिक है, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी IR का भी जो है एज वेल एज उसमें डिस्कस तो हो ही रहा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी ये डिस्कस हो रहा है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।